तो हम सिटीजनशिप करेंगे इस सेगमेंट में। सिटीजनशिप का मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है? किसी भी मॉडर्न स्टेट की, जैसे मॉडर्न स्टेट्स जो हैं वो, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं एक सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। जो सिटीजन्स होते हैं वो फुल मेंबर्स होते हैं स्टेट के, यानी कि अपनी स्टेट की उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो एलिजियंस है, वो अपनी स्टेट को लेके पूरी पूरी अपनी स्टेट के प्रति होती है। उनके पास हर प्रकार के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। एलियंस जो कि दूसरे, ऑन द अदर हैंड, जो एलियंस होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं किसी और स्टेट के, और उनके पास राइट नहीं होते हैं। जैसे हम लोग सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम लोग लेकिन फॉर एग्जांपल जो बाहर के लोग हैं जिनको हम फॉरेनर्स बोलते हैं, उनको एलियंस बोला जाता है। उनके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते। दो प्रकार के एलियंस होते हैं, एक फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं उन कंट्रीज के, यानी कि सिटीजन्स होते हैं उन कंट्रीज के जिनके इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस है, अच्छे रिलेशंस हैं। एनिमी एलियंस लेकिन दूसरे हाथ पे कौन से होते हैं? वो ऐसे कंट्री के सिटीजन्स होते हैं जिनके साथ इंडिया का, सपोज लेट्स से, वॉर चल रहा हो। So enemy aliens on the other hand are the subjects of that country that is at war with India. उनके पास बहुत कम राइट्स होते हैं एज कंपेयर टू फ्रेंडली एलियंस, और उनके पास वो प्रोटेक्शन भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 के होता है, तो एनिमी एलियंस के पास वो भी नहीं होती। सो दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विच इज गारंटीड बाय आर्टिकल 22। कॉन्स्टिट्यूशन काफी प्रकार के राइट्स और प्रिविलेजेस देता है सिटीजन्स को, और डिनाई करता है सेम एलियंस को। तो एक सिटीजन्स को काफी प्रकार के राइट्स मिलते हैं। कौन से राइट्स मिलते हैं यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो कोई सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो आर्टिकल 15। आर्टिकल 16, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, जो 6 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसके अलावा राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सिर्फ सिटीजन्स ही हैं जो वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो एमपीज और एमएलएज खड़े होने के लिए भी आपको सिटीजन होने जरूरी है। कुछ पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड करने के लिए एलिजिबिलिटी भी है इंपॉर्टेंट, सिटीजन होना, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, और एडवोकेट जनरल स्टेट्स का बनने के लिए भी आपको सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिटीजन की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे सिटीजन्स को कुछ टैक्सेस दे पे करनी पड़ती है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और कंट्री को अगर जरूरत पड़े तो डिफेंड करना पड़ेगा। इंडिया में जो सिटीजन्स है बाय बर्थ या नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, हम नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, वो दोनों ही एलिजिबल है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिटीजन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिटीजन बाय बर्थ हो या नेचुरलाइज सिटीजन हो। अगर आप सिटीजन हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ओनली सिटीजन बाय बर्थ एंड कोई नेचुरलाइज सिटीजन एलिजिबल नहीं है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल 5 से 11 में है अंडर आर्टिकल पार्ट 2। सो पार्ट 2 आप याद रखना, यूपीएससी कई बारी मैच द कॉलम्स में पार्ट्स पूछ लेती है। सो कौन सा है? पार्ट 2। सो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11, दे डील विद द सिटीजनशिप।
लेकिन ये जो पार्ट है इसमें ना ही कोई परमानेंट ना ही इलैबोरेट प्रोविजंस हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है उन इंडिविजुअल्स को जो सिटीजन बने जब कमेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब कमेंस किया गया, तो वो आइडेंटिफाई करता है कौन से लोग, कौन से इंडिविजुअल्स, कौन से पर्सन सिटीजन्स थे जब इंडिया कमेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया। ये जो आर्टिकल 5 टू 11 है यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ना ही डील करता है प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन से, ना ही लॉस ऑफ सिटीजनशिप से। पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट इनैक्ट करेगा लॉ, और पार्लियामेंट ही लॉ के द्वारा प्रोवाइड करेगा कि किस प्रकार मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप गवर्न होंगे। तो इसीलिए इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है। हम आगे पढ़ेंगे कुछ प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 4 कैटेगरी के पर्सन जो हैं वो इंडिया के सिटीजन्स बने जब कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, जिनका डोमिसाइल इंडिया था, डोमिसाइल मतलब जहां वो रहते थे, एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशंस। ये एक तो डोमिसाइल उनका इंडिया होना चाहिए था, और 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन उनको फुलफिल करनी होगी। तो ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट था। अगर वो इंडिया में बॉर्न हुए, या उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए इंडिया में, या उनके वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे इंडिया में 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1945 से 50 तक जो इंडिया में रहे और जो जिनका ऑर्डिनरी डोमिसाइल इंडिया में था वो सिटीजन बन गए ऑटोमेटिकली एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने माइग्रेट किया इंडिया में पाकिस्तान से, वो इंडियन सिटीजन बने अगर वो या उनके पेरेंट्स या उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, तो पर्सन जो उन्होंने माइग्रेट किया है पाकिस्तान में मार्च 1 1947 के बाद, लेकिन वापस आ गए इंडिया, तो भी वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए ही हैड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months बिफोर दी डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 6 months के लिए उनको रेजिडेंट होना इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जो कोई भी ऐसा इंसान जिसके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, लेकिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे आउटसाइड इंडिया, वो इंडियन सिटीजन तभी बनेंगे अगर वो रजिस्टर हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस बिफोर और दी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कवर करता है ओवरसीज इंडियन जिन्होंने एक्वायर करी इंडियन सिटीजनशिप। मतलब ये जो हम इसको अगर सम अप करें तो देखें तो ये जो प्रोविजंस है ये डील करता है सिटीजनशिप के लिए कौन से 4 प्रकार के लोगों से। जो पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जिनका डोमिसाइल इंडिया था, पर्सन जिन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान में, पर्सन जिन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान से, और पर्सन जिन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान को और लेकिन वो वापस आ गए, और पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के थे वो आउटसाइड इंडिया रहते थे। जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन्स वो ये है कि कोई भी पर्सन जो सिटीजन है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई भी पर्सन वो सिटीजन नहीं होगा या सिटीजन नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को वॉलेंटरली अक्वायर किया है। तो अगर उन्होंने वॉलेंटरली अक्वायर किया है तो उनको सिटीजन माना नहीं जाएगा। Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions
ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो अगर कोई लॉ आया तो लॉ के प्रोविजंस को मानना पड़ेगा, और वो तब तक ही होंगे जब तक वो लॉ के अंतर्गत सिटीजन है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस बना सके विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, टर्मिनेशन, खत्म कैसे होगी सिटीजनशिप, और कोई भी मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी है? पार्लियामेंट को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और इसी के प्रोविजन के अंतर्गत पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसने प्रोवाइड किया फॉर दी एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप after the commencement. So the Citizenship Act of 1955 deals with the acquisition and loss of citizenship after the commencement of the constitution. Acquisition of citizenship, तो पांच प्रकार से एक्वायर होती है सिटीजनशिप। पहला है बाय बर्थ। So by birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory, ये 5 प्रकार हैं जिसके द्वारा सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। दोबारा से बोलूंगी, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, और जब कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट हो, तो टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी सिटीजनशिप मिलती है। तो बाय बर्थ, बर्थ का क्या है? अभी हम बाय बर्थ का समझेंगे। कोई भी इंडिविजुअल जो बॉर्न हुआ है इंडिया में ऑन या आफ्टर, तो 26 जनवरी को या 26 जनवरी के बाद, लेकिन 1987 से पहले, जुलाई 1 1980, इतना इंट्रिकेट में डिटेल्स में यूपीएससी में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कवर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जस्ट इन केस। तो हमें बेसिकली 5 वेज याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से वेज हैं प्रीलिम्स में एक बारी। तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो जो भी इंडिविजुअल पैदा हुए हैं इंडिया में ऑन 26 जनवरी या आफ्टर 26 जनवरी, लेकिन जुलाई 1 1987 से पहले, वो इंडिया के सिटीजन होंगे बाय बर्थ, चाहे उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कोई भी हो। तो जुलाई 1 1987 से पहले और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो चाहे उनके पेरेंट्स कोई भी नेशनैलिटी के हो, अगर वो इंडियन सॉइल पे पैदा हुए हैं तो वो बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन होंगे। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर, अगर वो ऑन जुलाई 1 या उसके बाद वो अगर सिटीजन माने जाएंगे, तभी अगर उनके एक पेरेंट सिटीजन है जब इंडिया का जब उनका बर्थ हुआ है, तो उनके कम से कम एक पेरेंट को सिटीजन होना जरूरी है। जुलाई 1 1987 से ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पेरेंट सिटीजन है कि नहीं है, लेकिन जुलाई 1 1987 के बाद एक पेरेंट को होना जरूरी है। जो बॉर्न हुए हैं ऑन और आफ्टर December 3 2004, they are considered citizens of India only if both of their parents are citizens, or one of those parents is citizen and the other is not an illegal immigrant migrant at the time of their birth. तो ये दो, अगर जो 2004 के बाद, यानी कि अभी 2004 के बाद, तभी माना जाएगा जो इंडियन सॉइल पे पैदा हुए हैं उनको सिटीजन, या अगर उनके दोनों के पेरेंट्स सिटीजन हो, या कम से कम एक पेरेंट सिटीजन हो और दूसरा पेरेंट इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होना चाहिए। जो फॉरेन डिप्लोमैट्स के बच्चे हैं या एनिमी एलियंस के बच्चे हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते। तो वो इंपॉर्टेंट याद रखना कि वो एक्वायर नहीं कर सकते सिटीजनशिप बाय बर्थ। वो अगर पैदा भी हो तो वो एक्वायर नहीं करेंगे। बाय डिसेंट, कोई भी पर्सन जो अब इंडिया के बाहर पैदा हुआ है ऑन या आफ्टर जनवरी 26 1950, लेकिन बिफोर 1992, वो सिटीजन है इंडिया के बाय डिसेंट अगर उनके फादर सिटीजन थे जब वो पैदा हुए। तो 1992 से पहले और कमेंसमेंट के बाद, इतने 1950 टू 1992 के बीच में
अगर कोई पैदा हुआ है, अगर कोई उनके अगर फादर उनके सिटीजन हैं जब वो पैदा हुए, तो वो बाहर भी चाहे पैदा हुए तो बाय डिसेंट वो सिटीजन माने जाएंगे। लेकिन 1992 के बाद अब जो भी पर्सन जो अब आउटसाइड इंडिया पैदा हुए, उनको सिटीजन तभी माना जाएगा जब उनके इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, सो मदर भी चलेंगी, तो कोई भी आइदर ऑफ द पेरेंट्स या मदर या फादर, अगर वो सिटीजन है इंडिया के जब उनका बर्थ हुआ है, सिर्फ फादर नहीं। December 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent. तो 2004 के बाद वो डिसेंट के केस में, डिसेंट के बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते अनलेस हिज बर्थ इज रिक्वायर रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट। तो उनका बर्थ को रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ और विद दी परमिशन ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर लेट हो जाए तो परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कॉन्सुलेट शैल बी अकम्पनीड बाय एन अंडरटेकिंग। तो ऐसी अंडरटेकिंग के साथ पेरेंट्स की अंडरटेकिंग हो गई माइनर चाइल्ड की कि वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करते। और कोई भी माइनर जो इंडिया के सिटीजन है बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट, और अगर वो किसी और सिटीजन के अदर कंट्री भी हो तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे अगर वो रिनाउंस नहीं करेंगे अपनी सिटीजनशिप या नेशनैलिटी अपनी दूसरी कंट्री की विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग फुल एज। तो वो फुल एज में आने के 6 months के अंदर अंदर अगर वो अपनी दूसरी कंट्री की नहीं रिनाउंस करेंगे तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाएंगे बाय डिसेंट। बाय रजिस्ट्रेशन, सो हमने पहले पढ़ा बाय बर्थ, बाय डिसेंट, देन बाय रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जब एप्लीकेशन रिसीव करे तो वो रजिस्टर कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को एज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, अगर वो फॉलोइंग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, तो इंडियन ओरिजिन के हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हैं इंडिया में 7 years के लिए बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is ordinary resident in any country or place outside undivided India। तो कोई भी इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल जो आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया के में रहते हैं। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, किनको माना जाएगा इंडियन ओरिजिन के, अगर वो या उनके कोई भी पेरेंट्स वो बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में या जो ऐसी किसी टेरिटरी में बॉर्न हुए जहां पे उनके विच बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का हिस्सा बना आफ्टर अगस्त 15 1947। तो अनडिवाइडेड इंडिया में वो या उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए या कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का हिस्सा बनी आफ्टर अगस्त 15 1947, तो ये हो गया अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कोई भी कंट्री में outside undivided India। A person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years। अगर उनकी शादी हुई है किसी की सिटीजन से और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह चुके हैं इंडिया में फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। और ऐसे इंडिविजुअल्स के माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनको भी, सो माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। कोई भी पर्सन जो फुल एज का हो, कैपेसिटी का हो, जिनके पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन फुल एज का या कैपेसिटी का जिनके एक पेरेंट पहले सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह चुके हैं 12 months के बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन फुल एज और कैपेसिटी के जो कि रजिस्टर्ड हैं एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर 5 साल के लिए, और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में 12 महीने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन से पहले।
इन सबको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने का कि ये सब जो रजिस्टर्ड की कैटेगरी है, ये आप इंट्रिकेट में नहीं पूछा जाएगा, उनको एक ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिजियंस, बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उनकी जो एलिजियंस है, उनकी जो लॉयल्टी है वो इंडिया के लिए है, सो दे विल हैव टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस। बाय नेचुरलाइजेशन, दो कैटेगरीज के लोगों को नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप दी जा सकती है, अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, अगर वो किसी ऐसी कंट्री के सिटीजन नहीं है जहां पे इंडिया के सिटीजन्स को रोका जाता है सिटीजनशिप लेने से बाय नेचुरलाइजेशन। सो इफ ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, तो ऐसी किसी कंट्री के इंडिविजुअल्स को नेचुरलाइजेशन दिया जा सकता है। अगर वो किसी ऐसी कंट्री के सिटीजन हैं, अगर वो रिनाउंस करते हैं अपनी सिटीजनशिप और इंडियन सिटीजनशिप में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो भी नेचुरलाइजेशन के उस पे बेसिस पे इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। अगर उन्होंने इंडिया में रिजाइड किया है और यहाँ इंडिया की सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस में रहे हैं, और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर, सो इफ ही हैज रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो वो इंडिया में यहाँ तो रहे हैं या उन्होंने गवर्नमेंट के किसी की गवर्नमेंट सर्विस में पार्ट लिया है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, 12 महीने जब उन्होंने अप्लाई किया है उससे 12 महीने से पहले। अगर उनका कैरेक्टर अच्छा है और अगर उनको नॉलेज है किसी भी ऐसी लैंग्वेज की जो 8 शेड्यूल्ड में मेंशन है, अगर उनको that during the 14 years immediately preceding the period of, तो 14 साल पहले जो कि उन्होंने एप्लीकेशन जब अगर अप्लाई की है, इफ ही हैज रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टली द वन पार्टली द अदर फॉर पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 ईयर्स, तो 14 साल में से 11 ईयर्स तक उन्होंने गवर्नमेंट या तो इंडिया में रहे हैं या उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया है या आधा वो किया, आधा कंट्रीब्यूशन किया है और आधा रहे हैं फॉर एटलीस्ट एग्रीगेट जो उनका है 11 ईयर्स। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वेव कर सकती है सारे कंडीशंस या कुछ कंडीशंस फॉर नेचुरलाइजेशन, अगर ऐसे किसी इंडिविजुअल के लिए जिन्होंने कोई डिस्टिंग्विश सर्विस रेंडर की है किसी भी फील्ड में, साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में, तो वहां पे ये सारी कंडीशंस भी वेवर की जा सकती हैं। हर जो नेचुरलाइज सिटीजन है उनको भी ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेनी है। सो नेचुरलाइज्ड प्लस रजिस्टर्ड सिटीजन्स को ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी जरूरी है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी फॉरेन टेरिटरी अगर वो इंडिया का हिस्सा बने तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्संस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी जो कि जो उस टेरिटरी के लोग हैं वो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया बनेंगे। ये सब जो पर्संस हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनेंगे फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। एग्जाम्पल जैसे पौंडीचेरी इंडिया का हिस्सा बना तो गवर्नमेंट ने इशू किया पौंडीचेरी ऑर्डर, सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, तो इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी से नोटिफाई किया जाएगा डेट और उस डेट से उनके जो सारे सिटीजन हैं वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजन ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड, तो असम अकॉर्ड के अंतर्गत जो कि स्पेशल प्रोविजंस हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 1985, उसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले गए जो कि कवर करता है कुछ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन बाय कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड विच रिलेटेड टू द फॉरेनर्स इशू। जो सारे पर्सन हैं इंडियन ओरिजिन के जो असम में आए बिफोर जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश, और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स है असम के सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम, उनको सिटीजन माना जाएगा इंडिया का फ्रॉम जनवरी
1966, तो 1966 से पहले जो आए हैं बांग्लादेश से सारे इंडिविजुअल्स, उनको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। हर पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, जो असम में आया ऑन और आफ्टर जनवरी 1 1966, लेकिन 1971 से पहले बांग्लादेश से, और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है असम का सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री इनटू असम, और जो डिटेक्ट हो चुका है टू फॉरेनर शैल रजिस्टर हिमसेल्फ, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पर्सन को माना जाएगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल द पर्पसेस एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर। लेकिन जो इंटरवीनिंग पीरियड होगा 10 साल का, उसमें उनके पास वो सेम राइट्स होंगे, जो ऑब्लिगेशंस होंगी जो कि सिटीजन के पास है, एक्सेप्ट द राइट टू वोट। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो किस प्रकार सिटीजनशिप का लॉस होगा? जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, वो प्रिस्क्राइब करता है कुछ तरीके, 3 वेज, जो जिससे आप अपनी सिटीजनशिप लूज भी कर सकते हो। वो 3 क्या वेज हैं? रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। रिनाउंसिएशन, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि फुल एज कैपेसिटी का है, वो डिक्लेयर कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है कि हम अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं। जब उनकी डिक्लेरेशन रजिस्टर हो जाए, तब वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होना बंद हो जाता है, मतलब सीज हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई डिक्लेरेशन वॉर के टाइम पे हो, तो उनकी ऐसी रजिस्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट विद होल्ड कर देती है। कोई भी पर्सन जब वो अपनी इंडियन सिटीजन को रिनाउंस करता है, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, उनका कोई भी माइनर चाइल्ड भी हो तो भी वो अपनी सिटीजनशिप को लूज कर देते हैं। लेकिन जब वो चाइल्ड फुल एज 18 का आ जाता है, तो वो अपनी रिज्यूम कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप को। ये आप याद रखना। सो 3 पॉइंट्स हैं, ये याद रखना मेन, कि रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। टर्मिनेशन, कोई भी इंडियन सिटीजन को वॉलेंटरली, यानी कि कॉन्शियसली, नोइंगली और विदाउट ड्यूरेस, या कोई बाहर के इन्फ्लुएंस से के बिना अगर वो अक्वायर करे सिटीजनशिप किसी और कंट्री का, तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट किया जाता है। ये प्रोविजन लेकिन अप्लाई नहीं करता ड्यूरिंग अ वॉर। तो वॉर के टाइम पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन क्या है? कंपल्सरी टर्मिनेशन, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंपल्सरी टर्मिनेशन अगर किस केसेस में? अगर जो सिटीजन है उसने सिटीजनशिप को ऑब्टेन किया है बाय फ्रॉड, अगर सिटीजन ने किसी प्रकार की डिसलॉयल्टी शो की है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर किसी सिटीजन ने किसी प्रकार का अनलॉफुल ट्रेड किया है या कम्युनिकेट किया है विद एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, अगर सिटीजन ने विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इम्प्रिजन हुआ है इन एनी कंट्री फॉर 2 years, और अगर सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरी टर्मिनेट कर सकती है सिटीजनशिप को। आई होप इट्स क्लियर। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है, डुअल पॉलिटी है, सेंटर है, स्टेट्स हैं, लेकिन सिटीजनशिप का मॉडल हमने सिंगल अडॉप्ट किया है। सिटीजन है जो कंट्री के, वो एलिजेंस वो करते हैं ओनली एंड ओनली टू द यूनियन, कोई सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। जो बाकी फेडरल स्टेट्स है, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, उन्होंने डबल सिटीजनशिप का मॉडल अडॉप्ट किया है, यानी कि जो स्टेट के सिटीजन है वो स्टेट के सिटीजन भी हैं और कंट्री के सिटीजन भी हैं। लेकिन हमारे केस में हम सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हैं। इन यूएसए ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो a citizen of but also of the particular state to which he belongs। तो उनकी जो एलिजेंस है वो दोनों अपनी डुअल सेट ऑफ राइट्स हैं, एक कॉन्फर्ट जो उनको नेशनल गवर्नमेंट ने किया है और दूसरा जो उनको स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन की क्रिएट करता है, क्योंकि स्टेट नेचुरली अपने
सिटीजन्स को फेवर करती है इन एज अगेंस्ट दी सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट्स। कुछ कुछ मैटर्स में, जैसे हो गया राइट टू वोट में, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज में, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस में, ये हमने अवॉइड करने के लिए एक मॉडल जो अडॉप्ट किया है वो किया है सिंगल सिटीजनशिप का। इंडिया में जौन सी मर्जी स्टेट को आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट में आप बॉर्न हुए हो, किसी भी स्टेट में आप रिजाइड करते हो, आपके पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन इस रूल का कुछ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का कुछ एक्सेप्शंस भी है। वो क्या एक्सेप्शंस हैं? पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। सो द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस, पार्लियामेंट रेजिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, कि वो एक कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में या लोकल अथॉरिटी में या कोई और अथॉरिटी में स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर। इसके अंतर्गत पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957। ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट दे सकती है इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ये जो एक्ट है ये एक्सपायर हो गया था 1974 में और उसके बाद ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है किसी भी स्टेट में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 15 वो प्रोहिबिट करती है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेजिडेंस। एक स्टेट है वो प्रोवाइड कर सकती है कि कोई स्पेशल बेनिफिट्स या प्रेफरेंस दे सकती है रेजिडेंट्स को इन मैटर्स दैट डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन सिटीजन। जैसे स्टेट दे सकती है कुछ कंसेशन फीस पे, एजुकेशन पे अपने रेजिडेंट को। जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और रेजिडेंस है आर्टिकल 19, इसमें एक कंडीशन ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो आउटसाइडर्स हैं उनके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो एंटर नहीं कर सकते, रिजाइड नहीं कर सकते और सेटल नहीं कर सकते ट्राइबल एरियाज में। इसमें ये इसीलिए किया गया है ताकि उनका जो अलग से कल्चर है, उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, कस्टम्स है, उनके जो मैनर्स है, उनका जो शेड्यूल ट्राइब का मैनर्स है, उनका वो सब उनका ट्रेडिशनल वोकेशन है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सप्लॉयटेशन से। तो एक्सप्लॉयट ना हो, कोई आउटसाइडर्स आके एक्सप्लॉयट ना करे, इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाने के लिए ये राइट दिया गया है और ये एक्सेप्शन है। 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी, वो उनके पास राइट था कि वो अपने पर्सन्स को जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको डिफाइन कर सके और उनको कॉन्फर कर सके स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, with respect to employment, with respect to acquisition of immovable property, with respect to settlement in the state, with respect to right to scholarship. लेकिन ये जो प्रोविजन था, द अबव प्रोविजन वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954। ये जो ऑर्डर था इशू किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एक जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। लेकिन 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस था इसको अबॉलिश किया गया बाय अ न्यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और ये जो न्यू ऑर्डर था उसने पुराने ऑर्डर को सुपरसीड किया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए ये सब प्रोविजंस को अब अबॉलिश कर दिया गया है। पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था अगर आप वहां के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप का हमने जो मॉडल है वो कनाडा से अडॉप्ट किया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ताकि एक फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी और यूनिटी प्रमोट हो पाए और एक इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन की फीलिंग प्रमोट हो पाए। इंडिया ने लेकिन इसके अलावा भी कम्युनल राइट्स और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, एथनिक डिस्प्यूट्स काफी देखे हैं। लेकिन जो चेरिश्ड गोल है फाउंडिंग फादर्स का और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का वो यही है कि
एक इंडिया यूनाइटेड रहे और इंटीग्रेटेड इंडिया नेशन है, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली अच्छी तरह से रियलाइज नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 11 जनवरी 2019 में, जिसने प्रोवाइड करी सिटीजनशिप राइट टू पीपल हु बिलोंग टू 6 रिलीजन। कौन से 6 रिलीजन? सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पार्टिसन, क्रिश्चियन और हिंदू, जिन्होंने इलीगली माइग्रेट किया था इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश टिल 31 दिसंबर 2014। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 था वो एग्जेम्प्ट करेगा all these people from any illegal case due to illegal immigration under the Foreign and Passport Act which has provisions to punish illegal immigrants। तो इनको एक exemption मिली। फॉरेन और पासपोर्ट एक्ट स्पेसिफाई करता है पनिशमेंट जो कि इलीगल इमिग्रेंट जिन्होंने इलीगली माइग्रेट किया है उनको। According to Citizenship Amendment Act 2019, people will be considered citizens of India from the date they enter India and will not be considered criminals according to their Foreign and Passport Act। यहाँ पे ये जरूरी है ये नोट करना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अप्लाई नहीं करता उन इंडिविजुअल्स को जो रह रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, जैसे मेघालय, त्रिपुरा या कोई भी ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में। और इन्होंने रिड्यूस कर दी थी क्वालिफाइंग लेंथ ऑफ रेजिडेंसी फेज इन द कंट्री फॉर माइग्रेंट्स टू 5 years। पहले 11 years थी, फिर 11 years से 5 years करी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक प्रोविजन ये भी था कि जो गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इंडिविजुअल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ एनी लॉज फॉर अ मेजर और माइनर ऑफेंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो हमें यूपीएससी के लिए जानने चाहिए।